हेलो एवरीवन। आज हम कंप्यूटर नेटवर्क्स के इस चैप्टर में साइबर लॉ, आईटी एक्ट ऑफ इंडिया और साइबर क्राइम्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर में हम साइबर लॉ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमेंडमेंट एक्ट 2008, साइबर क्राइम्स और साइबर फोरेंसिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं साइबर लॉ। साइबर लॉ इज अ generic term which refers to all the legal and regulatory aspects of internet and world wide web. साइबर लॉ जो है वो लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है इंटरनेट के यूजर्स को, चाहे वो बिजनेसेस हो या कॉमन सिटीजन हो। इसके अलावा ई कॉमर्स को स्ट्रेंथन करने के लिए रेगुलेटरी मैकेनिज्म और पूरे लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करता है। साइबर लॉ इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट टचेज ऑलमोस्ट ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शन एज वेल एज एक्टिविटीज कंसर्निंग इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब एंड साइबर स्पेस एट लार्ज। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट को अगर हम देखें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ऑफ इंडिया जो 2000 है, ये इंडियन पार्लियामेंट का एक्ट नंबर 21 है और ये 17 अक्टूबर 2000 को नोटिफाई हुआ था और ये यूनाइटेड नेशन कमीशन फॉर इंटरनेशनल ट्रेड रिलेशन लॉज के ऊपर बेस्ड है और इसमें 94 सेक्शंस, 13 चैप्टर और 4 शेड्यूल्स थे। द लॉ जो है इसमें कंप्यूटर या कंप्यूटर नेटवर्क्स जो इंडिया में लोकेटेड है उनके साथ अगर कोई आदमी, चाहे वो इंडियन हो चाहे फॉरेनर हो, वो इन्वॉल्व होता है साइबर क्राइम में, तो वो इस लॉ के अंडर आता है। इसके अलावा ये इंडिया में साइबर लॉज को एनफोर्स करने में भी आईटी एक्ट 2000 ही इस्तेमाल होता है। एंड आईटी एक्ट 2000 का जो प्राइम पर्पस है वो है लीगल रिकॉग्निशन टू ई कॉमर्स, और जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स की ट्रांजैक्शंस होती हैं गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट या गवर्नमेंट टू कॉमन पीपल, उसे रिकॉग्निशन देने के लिए। ये एक आईटी एक्ट का एक छोटा सा ओवरव्यू है कि किस तरह से सेक्शन होते हैं और कैसे हर सेक्शन के अगेंस्ट एक ऑफेंस है और उस ऑफेंस के अगेंस्ट एक पेनल्टी है। लेकिन अगर हम देखें कि कोई अगर सेक्सुअल एक्ट्स वाली इमेजेस पब्लिश करता है तो उसे 7 साल की कैद या और 10 लाख तक का फाइन हो सकता है। इस तरह से हर लॉ के हर मतलब जो सेक्शन है उसके ऑफेंस डिफाइंड है और उसका पेनल्टी भी डिफाइंड है, तो आप इसको इन डिटेल भी पढ़ सकते हैं। अब आते हैं हम आईटी अमेंडमेंट एक्ट 2008 पे। आईटी एक्ट जो अमेंडमेंट एक्ट था ये दिसंबर 2008 में पास हुआ था, लेकिन ये फोर्स में आया अक्टूबर 27, 2009 में, और ये इसका जो एडिशनल फोकस था वो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पे था। इससे साइबर टेररिज्म और डेटा प्रोटेक्शन से रिलेटेड नए सेक्शंस ऐड किए गए। फॉर एग्जांपल इफ वी टेक सेक्शन 66A, तो कोई आदमी अगर किसी को ऑफेंसिव मैसेजेस भेजता है तो उसको कवर अप करने के लिए भी एक सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ 66A। इसी तरह सेक्शन 69 है, उसमें इंटरसेप्शन, मॉनिटरिंग या डिक्रिप्शन ऑफ एनी इंफॉर्मेशन थ्रू एनी कंप्यूटर सोर्सेज, वो जो है वो अथॉरिटी या अथॉरिटीज को वो पावर आ गई कि वो ऐसा इंटरसेप्शन या मॉनिटरिंग किसी भी कंप्यूटर रिसोर्स की कर सकते हैं, इससे पहले नहीं कर सकते थे। अब इसके अलावा चाइल्ड पोर्नोग्राफी, साइबर टेररिज्म और वायरसिज्म पे भी पेनल्टीज जो हैं वो इस अमेंडमेंट में इंक्लूड हो गई। अगर हम देखें तो इस मेजर अमेंडमेंट्स इसमें ये हुई कि डिजिटल सिग्नेचर्स जो हैं, जो हमारा ऑथेंटिकेशन हमारे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का है, उसे लीगल रिकॉग्निशन मिल गई। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस की बात करें तो ई डॉक्यूमेंट्स को भी हमारे लीगल रिकॉग्निशन मिल गई, जो हम गवर्नमेंट को सबमिट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, उन्हें भी रिकॉग्नाइज किया गया। इसके अलावा अगर कोई ऑफेंस या पेनल्टी के टर्म्स में देखें, अगर कोई कंप्यूटर या कंप्यूटर सिस्टम को डैमेज करता है और उसका जो मैक्सिमम पेनल्टी है वो 1 करोड़ तक कर दी गई। और इन आईटी एक्ट के साथ साथ बहुत सारे ऐसे लॉज हैं उनमें भी अमेंडमेंट हुई क्योंकि वो अलाइन थे आईटी एक्ट के साथ,
फॉर एग्जांपल आईपीसी 1860 है, इंडियन एविडेंस एक्ट है, और बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट है 1891, या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट है 1934, जो सभी इनलाइन थे वो उन्हें भी अमेंड करना पड़ा। और अब देखते हैं हम साइबर क्राइम को। साइबर क्राइम जो है दे आर द क्राइम्स कमिटेड विद द यूज ऑफ कंप्यूटर्स और रिलेटेड टू कंप्यूटर्स स्पेशली थ्रू द इंटरनेट। तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी ये डेफिनेशन दी है कि ऐसे क्राइम जिसमें कंप्यूटर का इस्तेमाल किया गया हो या कंप्यूटर से संबंधित हो, इंटरनेट के माध्यम से हुआ हो, तो उसे हम साइबर क्राइम कह सकते हैं। साइबर क्राइम एक अनलॉफुल एक्ट भी हो सकता है जहां पे कंप्यूटर या तो एक औजार हो, टूल हो, और या उसे टारगेट किया गया हो, या वो टूल भी हो और टारगेट भी कंप्यूटर को किया गया। या इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि क्राइम इन विच अ कंप्यूटर इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्राइम, मतलब उसका इस्तेमाल किया गया, इज यूज्ड एज अ टूल टू कमिट ऑफेंस। उसके मतलब या तो किसी कंप्यूटर को पे ही क्राइम किया गया है, कंप्यूटर की हेल्प से ही किया गया है। तो उसमें बहुत सारी चीजें जैसे चाइल्ड पोर्नोग्राफी, हेट क्राइम्स हैं, हैकिंग, फिशिंग, स्पैमिंग, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। अब साइबर क्राइम्स को हम दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं। साइबर क्राइम्स ऐसे क्राइम्स जो कंप्यूटर नेटवर्क को टारगेट करते हैं, डिवाइसेस को टारगेट करते हैं, जैसे वायरसेस हैं या डिनायल ऑफ सर्विस अटैक हैं। इसके अलावा ऐसे क्राइम्स जो कंप्यूटर नेटवर्क को इस्तेमाल करते हैं क्रिमिनल एक्टिविटीज के लिए, फॉर एग्जांपल साइबर स्टॉकिंग है, फिशिंग है, या साइबर फ्रॉड्स हैं, या आइडेंटिटी थेफ्ट है। अब अगर हम फिशिंग को देखें तो फिशिंग इज एन अटेम्प्ट टू एक्वायर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सच एज यूजर नेम, पासवर्ड एंड क्रेडिट कार्ड डिटेल्स एट समटाइम मनी आल्सो बाय प्रिटेंडिंग और डिस्गाइजिंग एज अ ट्रस्टवर्दी एंटिटी इन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। मतलब कोई ईमेल हो सकती है या कोई वेबसाइट हो सकती है जो ट्रस्टवर्दी लगे, लेकिन वो फेक है, और आप वहां पे अपना ओरिजिनल यूजर नेम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड की डिटेल जो है वो दे देते हैं, क्योंकि वो सेफ लग रही है। लेकिन आप उसका पता लगा सकते हैं यूआरएल देख के उसका, वेबसाइट का। बट फिशिंग में इसी तरह से इस्तेमाल किया जाता है कि चीजें सेफ लगती हैं देखने में, लेकिन होती नहीं है और सिमिलर लगती हैं। आमतौर पे सोशल वेबसाइट, ऑक्शन वेबसाइट, बैंक की वेबसाइट्स जो हैं, ऑनलाइन पेमेंट की वेबसाइट्स हैं, वो विक्टिम्स को ललचाने के लिए यूज की जाती हैं। वो एक फेक वेबसाइट्स होती हैं, फेक ईमेल्स होती हैं जो बैंक के बिहाफ पे होती हैं, या एक फेक वेबसाइट होती है, लगती बैंक की वेबसाइट है लेकिन होती है एक फेक वेबसाइट है आपकी डिटेल्स को लेने के लिए। तो ये फिशिंग है। फिशिंग से बचना है तो कुछ मतलब प्रिकॉशंस हैं, लाइक नेवर ओपन और डाउनलोड अ फाइल फ्रॉम अनइनवाइटेड ईमेल। जो आपको नहीं पता है कि ये मुझे आनी चाहिए थी, तो वहाँ से फाइल मत खोलिए। कीप योर ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेटेड। इसके अलावा एंटीवायरस प्रोग्राम अच्छा सा इंस्टॉल करें आप। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूज करें। ओटीपी का इस्तेमाल मतलब इसमें आ जाता है कि यूजर नेम, पासवर्ड के अलावा ओटीपी ऑथेंटिकेशन भी इस्तेमाल होनी चाहिए। कंफर्म द ऑथेंटिसिटी ऑफ द वेबसाइट। उसमें आप सिक्योरिटी ट्रेडमार्क्स देख सकते हैं, या HTTPS को एड्रेस में आप एड्रेस बार में देख सकते हैं, ताकि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो इनक्रिप्टेड हो जाए। इसके अलावा अगर हम बात करें इलीगल डाउनलोडिंग की, इसे डिजिटल पायरेसी भी कहते हैं, जहां आप उन फाइल्स को एक्सेस करते हो जिन पे आपका राइट नहीं है इंटरनेट पे, लेकिन फिर भी आप उनको डाउनलोड करते हो। तो इसके अंदर गेम्स, मूवीज, म्यूजिक, टीवी शो, सॉफ्टवेयर, सब कुछ आ जाता है जहां आप ऑथराइज नहीं हो, जहां मतलब आप इलीगली या अनएथिकली उन्हें एक्सेस करते हो। पर्सन कैरिंग आउट द इलीगल डाउनलोडिंग कैन फेस पनिशमेंट एंड फाइन ऑल्सो। और इसके अलावा ये अनएथिकल एक्ट है और इट शुड बी डिस्करेज्ड, क्योंकि इससे जो क्रिएटर्स हैं या डेवलपर्स हैं या प्रोड्यूसर ऑफ दैट पर्टिकुलर रिसोर्स हैं, उन्हें बहुत नुकसान होता है। और इसके बाद आते हैं चाइल्ड पोर्नोग्राफी पे। चाइल्ड पोर्नोग्राफी है पब्लिशिंग और ट्रांसमिटिंग ऑब्सीन मटेरियल अबाउट अ चाइल्ड। बच्चों के बारे में कोई भी ऐसा ऑब्सीन मटेरियल अगर आप पब्लिश करते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में या ट्रांसमिट करते हैं, तो ये चाइल्ड पोर्नोग्राफी में आता है। ये बहुत ही एक्सट्रीमली एविल और हॉरिबल एक्ट है, और इससे सेक्स टूरिज्म, सेक्सुअल अब्यूज ऑफ चाइल्ड की घटनाएं बढ़ती हैं और ऐसे क्राइम बढ़ते हैं। और ये क्यों बढ़ा है? क्योंकि इंटरनेट की इजी एक्सेस मिल गई है, इंटरनेट पे वीडियो आसानी से मिल जा रहे हैं,
तो इस वजह से चाइल्ड पोर्नोग्राफी भी बढ़ गई है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी लॉज बहुत सीवियर पेनल्टी के साथ आते हैं, चाहे कोई उसे प्रोड्यूस कर रहा हो मटेरियल को या डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हो, सबके लिए इम्प्रिजनमेंट से लेके हैवी फाइन्स तक हैं, डिपेंडिंग अपॉन द एक्सटेंट एंड कंटेंट ऑफ द मटेरियल। एंड उसके बाद साइबर स्कैम और फ्रॉड्स की बात करते हैं। साइबर और इंटरनेट फ्रॉड एक ऐसा फ्रॉड है जहां पे इंटरनेट का इस्तेमाल हुआ हो, विच मेक्स यूज ऑफ वन और मोर कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनेट। क्या कंपोनेंट्स? लाइक चैट रूम, ईमेल या कोई मैसेज बोर्ड, वेबसाइट, उनका इस्तेमाल किया गया हो और इंफॉर्मेशन को छुपाने के लिए या इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन देके या विक्टिम को फंसाया गया हो। ठीक है, किस काम के लिए? पैसे के लिए, प्रॉपर्टी के लिए या उसकी इनहेरिटेड प्रॉपर्टी के लिए। तो कई तरह के साइबर फ्रॉड्स और स्कैम हैं, लाइक क्रेडिट और डेबिट कार्ड का फ्रॉड है या नॉन डिलीवरी ऑफ गुड्स और सर्विसेज फ्रॉड है, स्पूफिंग, फिशिंग है, आइडेंटिटी थेफ्ट है या ऑक्शन फ्रॉड्स हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्रेडिट डेबिट फ्रॉड। क्रेडिट डेबिट फ्रॉड में इस तरह से होता है कि क्रेडिट या डेबिट कार्ड नंबर जो है विक्टिम का अनसिक्योर्ड वेब मीडिया से कहीं से लीक हो जाता है और अनएथिकल ट्रांजैक्शंस के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह नॉन डिलीवरी ऑफ गुड्स सर्विसेज फ्रॉड में क्या होता है कि आप किसी सर्विसेज या गुड्स के लिए पे करते हैं ऑनलाइन किसी को, लेकिन वो चीज कभी आपके पास आती ही नहीं है, मतलब जिस चीज के लिए आपने पे किया है। इसके अलावा स्पूफिंग और फिशिंग में क्या है, इसके अंदर पर्सन्स की आइडेंटिटी, मतलब आपको कोई अप्रोच करेगा, ही विल प्रिटेंडेड एज अनदर पर्सन बाय यूजिंग अदर पर्सन आइडेंटिटी और आपके साथ बिजनेस ट्रांजैक्शंस कर सकता है या आपके साथ वाइटल इंफॉर्मेशन आप उसका शेयर कर लेते हो, लाइक बैंक अकाउंट नंबर, क्रेडिट कार्ड, और बाद में आप अनएथिकल ट्रांजैक्शन के फ्रॉड्स के शिकार हो जाते हो। फिशिंग भी एक तरह की स्पूफिंग है। अब आती है बात आइडेंटिटी थेफ्ट की। आइडेंटिटी थेफ्ट में आपकी आइडेंटिटी कोई चुरा लेता है आपके और उसे फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस के लिए इस्तेमाल करता है बिना किसी कंसेंट के। ही विल पोज एज ही इज यू, तो उस तरह से आपकी आइडेंटिटी चुराता है। ऑक्शन फ्रॉड ये है कि ऑक्शंस होती हैं ऑनलाइन, वहां आप पे भी कर देते हो लेकिन सामान जो आपको मिलता है वो सब स्टैंडर्ड होता है या डुप्लीकेट होता है, तो ये भी एक फ्रॉड है। इसके अलावा फ्रॉड होते हैं कि किसी कंप्यूटर के सोर्स कोड के साथ छेड़ना, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ छेड़छाड़ करना या किसी सॉफ्टवेयर के सोर्स कोड के साथ छेड़छाड़ करना। हैकिंग है, ऑब्सीन इंफॉर्मेशन पब्लिश करना है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, किसी को अब्यूज करना है या बुलिंग है, और प्रोटेक्टेड सिस्टम को एक्सेस करने की कोशिश, मतलब क्रैक करना, और कॉन्फिडेंशियलिटी या प्रिवेसी को ब्रीच करना, किसी की प्राइवेट पिक्चर्स, प्राइवेट मैसेजेस आपने ओपनली कहीं शेयर कर दी बिना कंसेंट के, तो इट्स आल्सो साइबर क्राइम। अब एक साइबर फॉरेंसिक ऐसी एक इलेक्ट्रॉनिक डिस्कवरी टेक्निक है जिसे आजकल इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि टेक्निकल क्रिमिनल एविडेंसेस हमारे सामने आ सकें, और इट ऑफ्टन इन्वॉल्व इलेक्ट्रॉनिक डेटा स्टोरेज एक्सट्रैक्शन फॉर लीगल पर्पसेस। तो लीगल पर्पसेस के लिए इसे इस्तेमाल किया जा रहा है और ये काफ़ी पॉपुलर हो रही है। एविडेंस इंटरप्रेट करने के लिए इसे कंप्यूटर फोरेंसिक भी कहा जाता है। और इसमें क्या क्या कैपेबिलिटीज होती हैं, जैसे आप डिलीटेड फाइल्स को रिकवर कर सकते हो, किस एक्सटर्नल या डिवाइस ने किसी रिसोर्स को एक्सेस किया है, किस यूजर ने एक्सेस किया है, ये पता लगा सकते हो। प्रोग्राम रिकवरी के लिए कौन सा प्रोग्राम रन हुआ, किसी ईमेल या यूजर जो उसे पढ़ रहा है ईमेल को, उसका पता लगा सकते हो। चैट लॉग्स रिकवर कर सकते हो, फाइल सर्वर का पता लगा सकते हो जो किसी भी साइबर क्राइम एक्टिविटी में यूज हुआ हो। इसके अलावा डॉक्यूमेंट की हिडन हिस्ट्री आप पता लगा सकते हैं, फोन रिकॉर्ड्स और एसएमएस टेक्स्ट मैसेजेस के बारे में पता लगा सकते हैं, और मैलवेयर और डेटा कलेक्ट भी कर सकते हैं। तो इस टॉपिक के बारे में आप इन 2 बुक से पढ़ सकते हैं, और किसी भी क्वेश्चन इस संबंध में हो तो आप फ्रीली पूछ सकते हैं। थैंक यू।